बूढ़ी औरत मेरे साथ साथ चलते हुए फिर बोली, शियाओ चिऊ जी, क्या तुम्हें पीछे वाले पहाड़ का रास्ता पता है? मैंने सिर झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखा और ऐसे चलता रहा जैसे उसकी बात सुनी ही न हो। मेरी चुप्पी देकर उसने अचानक अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं बुरी तरह कांप उठा। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल गले से बाहर निकल आएगा। पूरा शरीर डर से थर थर कांप रहा था। वह फिर बोली, अभी पीछे वाला पहाड़ कितनी दूर है? बस एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें यहीं से वापस घर भेज दूंगी और मैं अकेले ही पहाड़ पर चली जाऊंगी। इतना कहते हुए उसने अपना चेहरा मेरे बिल्कुल पास झुका लिया। मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जमीन पर उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। उसका सिर अजीब तरह से टेढ़ा था और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी होकर मेरी ओर झुकी हुई थी। मैंने बिना रुके सिर झुकाए धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर मेरे सामने आ गई। इस बार उसकी आवाज में उदासी थी। मुझे पता है, मेरा बेटा मर चुका है। गांव वालों ने हमेशा मुझसे सच छिपाया। मेरा बेटा उसी श्मशान में उस रोते हुए कुएं के पास मारा गया था। किसी ने उसकी हत्या की थी। मैं उसे कई दशकों से ढूंढ रही हूँ। शियाओ चिऊ जी, क्या तुम मुझे उसी श्मशान में ले जा रहे हो? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सन्नाटे भरी रात में उसकी रोने की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। वह रोते रोते बोली, मुझे पता है किसने मेरे बेटे को मारा, लेकिन मुझे उसका घर नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे उसके घर तक ले चलोगे? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। वह बहुत दर्द से रो रही थी, लेकिन मैंने दादाजी की बात याद रखी और उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं लगातार आगे बढ़ता रहा। दूर नजर डालकर देखा तो पीछे वाला पहाड़ अब सिर्फ 700-800 मीटर दूर था। रास्ते में बहुत समय बर्बाद हो चुका था, इसलिए मैं दौड़ने लगा। बूढ़ी औरत भी जल्दी जल्दी मेरे पीछे दौड़ने लगी। वह बोली, शियाओ चिऊ जी, धीरे भागो, मैं बूढ़ी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं चल पा रही। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेज दौड़ा, लेकिन कुछ ही कदम बाद मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह मेरे पास खड़ी होकर अजीब हंसी हंसी और बोली, तुम दौड़ नहीं सके, तुम्हें पैदल ही चलना होगा। मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उठकर फिर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी बुरी तरह गिर पड़ा। वह फिर बोली, पीछे वाला पहाड़ अभी कितना दूर है? बस एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगी। उसकी आंखों में हरी चमक थी और वह लगातार मुझे घूरे जा रही थी। मैंने उसकी ओर देखे बिना आगे बढ़ना जारी रखा। काफी देर बाद आखिरकार मैं श्मशान पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत गायब थी। मैं सावधानी से पूरे श्मशान में उस रोते हुए कुएं को ढूंढने लगा। चारों तरफ देखने के बाद भी कुआं कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे साफ याद था कि वह कुआं बहुत बड़ा था। फिर अचानक कहां गायब हो गया। मैं परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। करीब 7-8 मीटर दूर वही बूढ़ी औरत रोते हुए कुएं के पास खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखों में भयानक दुष्टता साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी मुझे समझ आया, मैं भूत भुलैया घोस्ट बॉल का शिकार हो गया था, इसलिए मुझे कुआं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं कुएं की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी जंगल की तरफ से एक आदमी बाहर आया। वह कराहते हुए बोला, अरे मेरी कमर गिरते गिरते बची। अरे ये तो शियाओ चिऊ जी है। इतनी रात को तुम श्मशान में क्या कर रहे हो? मैं डर के मारे बस सिर हिलाता रहा। मुझे दादाजी की बात याद थी, इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। उस आदमी ने मेरी चुप्पी देकर बूढ़ी औरत की तरफ देखा। अम्मा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने मुंह फैलाकर डरावनी मुस्कान दी। जिस तरह वह उसे देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदा खा जाएगी। उस आदमी को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह घबराकर पहाड़ से नीचे भागने लगा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। मैंने मौका देकर तुरंत रोते हुए कुएं के पास जाकर अंदर देखा। जैसा दादाजी ने कहा था, अंदर सचमुच लाल रंग का एक कपड़ा रखा था। मैंने उसे उठाकर ध्यान से देखा। वह साधारण कपड़ा नहीं बल्कि लाल रंग का पुराना शोक वस्त्र था। उसे देखते ही शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने वह कपड़ा कसकर पकड़ा और तुरंत गांव की ओर लौटने लगा। इस बार रास्ते में बूढ़ी औरत मेरे पीछे नहीं थी, इसलिए मैं पहले से कहीं तेज चल पाया। लेकिन जैसे ही मैं गांव के बाहर पहुंचा, वह फिर अचानक मेरे सामने आ गई। इस बार उसके होंठों पर ताजा खून लगा हुआ था। जमीन पर उसी आदमी के खून से सने कपड़े पड़े थे। उन्हें देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं समझ गया कि वह आदमी अब जिंदा नहीं बचा। मैंने बिना रुके घर की ओर तेज कदम बढ़ा दिए। बूढ़ी औरत फिर मेरे पीछे पीछे चलने लगी। वह बोली, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, बस उसके पहने हुए कपड़े ही बचे हैं। कृपया वो कपड़ा मुझे दे दो, उसे मैं अपने बेटे की आखिरी निशानी बनाकर रखना चाहती हूँ। मैंने लाल कपड़े को और कसकर पकड़ लिया और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अचानक वह मेरे सामने आकर रास्ता रोकर खड़ी हो गई। उसने डरावनी आवाज में कहा, कपड़ा मुझे दे दो। अगर दे दोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित घर जाने दूंगी, लेकिन अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता, वह खुद एक एक कदम पीछे हटी जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था, वह किसी भी हाल में मुझे घर पहुंचने नहीं देना चाहती थी। मैं पूरी ताकत से दौड़कर घर पहुंचा। जैसे ही मैं आंगन के अंदर दाखिल हुआ, बूढ़ी औरत वहीं दरवाजे पर रुक गई। वह बाहर खड़ी मुझे घूरती रही, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैं भागकर कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलते ही वह बूढ़ी औरत अपना विशाल खून से सना मुंह खोलकर मेरी तरफ झपटी। उसी पल दादाजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर के मारे कांपते हुए चिल्लाया, वो प्रेत था, उसने तो मुझे लगभग खा ही लिया था। दादाजी ने मुझे सीने से लगाकर कहा, डर मत, अब तुम सुरक्षित हो। दादी ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? वह प्रेत अभी भी आंगन में खड़ा है। दादाजी गंभीर स्वर में बोले, वह जल्द ही दूसरी बार दरवाजा खटखटाएगा। इस बार वह मुझसे अपने बेटे का श्राद्ध फलक, स्मृति फलक बनाने की विनती करेगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या उसका बेटा सचमुच मर चुका है? दादाजी ने सिर हिलाया, नहीं, उसका बेटा मरा नहीं है। वह हम सबसे झूठ बोल रहा है। उसका मकसद अपने बेटे को हमारे पीछे छोड़ देना है ताकि वह हम सबको मार सके। चाचा घबराकर बोले, अगर उसका बेटा जिंदा है तो कहीं वो भी आंगन में तो नहीं? एक प्रेत
प्रेत ही इतना भयानक है, अगर दूसरा भी आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। दादाजी ने चाचा की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। उसी समय दरवाजे पर दूसरी बार जोरदार दस्तक हुई। बाहर से बूढ़ी औरत की रोती हुई आवाज आई, बाबा मेरे बेटे के लिए एक स्मृति फलक बना। दादाजी ने दादी से कहा, लाल कपड़े को संभाल कर रखना, जब तक मैं वापस न आ जाऊं उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। दादी बोली, आप अपना ध्यान रखिए। दादाजी बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने गोदाम से लकड़ी का एक तख्ता और एक नुकीला चाकू निकाला। वे लकड़ी को तराशने लगे जबकि बूढ़ी औरत उनके पास खड़ी लगातार रो रही थी। हाय मेरा बेचारा बेटा, उसे मार डाला गया। बाबा मुझे बता दो, मेरे बेटे को किसने मारा? तुमने सब देखा है, सच बताओ। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी बिना कुछ बोले लकड़ी तराशते रहे। कुछ ही देर में उन्होंने स्मृति फलक का आकार बना दिया। अब उस पर सिर्फ नाम लिखना बाकी था। दादाजी ने पूछा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? लेकिन वह फिर चीखने लगी, मेरा बेटा मर गया, उसे मार डाला गया, बताओ किसने मारा? उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि हमारे घर की खिड़कियां तक कांप उठी। चाचा घबरा कर बोले, पिताजी ने उसे और गुस्सा दिला दिया। दादी बोली, घबराओ मत, तुम्हारे पिताजी जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, अगर अपने बेटे का नाम नहीं बताओगी तो मैं यह फलक अभी तोड़ दूंगा। उन्होंने फलक ऊपर उठाया जैसे जमीन पर पटकने वाले हों। यह देखकर बूढ़ी औरत घबरा गई। वह जल्दी से बोली, मत तोड़ो, मैं बताती हूँ। दादाजी बोले, नाम और जन्म का समय बताओ। वह बोली, मेरे बेटे का नाम लियू झू है। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए क्योंकि वही नाम मेरे छोटे चाचा का भी था। दादाजी ने बिना कुछ कहे उस नाम को फलक पर उकेर दिया। फलक तैयार होने के बाद वे सीधे घर नहीं लौटे। वे पश्चिम वाले कमरे में गए और थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बड़ी लकड़ी की ताबूत बाहर धकेल कर लाए। ताबूत बूढ़ी औरत के सामने रख दी गई। वह बोली, मेरा बेटा मर गया, उसका शव भी नहीं मिला। इतनी बड़ी ताबूत खाली क्यों है? इसमें तो मेरे बेटे का शरीर होना चाहिए। फिर उसने चालाक मुस्कान के साथ कहा, इस ताबूत में ठीक 146 किलो 300 ग्राम, मूल कथा में 146 जिन 3 लियांग वजन ही होना चाहिए। न उससे एक रति ज्यादा न एक रति कम। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। दादाजी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, इंतजार करो। वे वापस घर की ओर चल पड़े। बूढ़ी औरत भी उनके पीछे पीछे आई और डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, याद रखना, अगर ताबूत का वजन जरा भी कम या ज्यादा हुआ तो मैं घर में घुसकर तुम सबको मार डालूंगी। इतना कहकर उसने भयानक ठहाका लगाया। उसका चेहरा पूरी तरह एक खूंखार प्रेत जैसा दिखाई दे रहा था। दादाजी घर के अंदर आ गए। इस बार बूढ़ी औरत आंगन के बाहर ही रुक गई। दादी ने पूछा, आप ठीक तो हैं? दादाजी बोले, हाँ। दादी ने फिर पूछा, उसने जो 146 किलो 300 ग्राम कहा उसका क्या मतलब है? दादाजी ने छोटे चाचा की ओर देखा और बोले, तीसरी और आखिरी बार जब वह दरवाजा खटखटाएगी तब वह तुम्हें बुलाएगी। यह सुनते ही चाचा डर के मारे कांपने लगे। वे बोले, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो गांव के नियमों का पालन करना होगा। चाचा रोने लगे, पिताजी मैं नहीं कर पाऊंगा, वह मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लीजिए। दादाजी कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने वह लाल शोक वस्त्र उठाया और मेरे शरीर पर पहना दिया। दादी घबरा कर बोली, अरे यह तो मरे हुए इंसान का कपड़ा है। दादाजी बोले, मुझे पता है, लेकिन यही कपड़ा इस बच्चे की जान बचाएगा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, जब प्रेत तीसरी बार आएगा मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। तुम यह कपड़ा पहनकर ताबूत के अंदर छिप जाना। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि तुम उसी के बेटे हो। मैंने पूछा, तो क्या बाकी सब लोग भी बच जाएंगे? दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, अगर सब कुछ नियम के अनुसार नहीं हुआ तो हम सबकी मौत तय है। चाचा घबरा कर बोले, ऐसा क्यों? दादाजी बोले, तीसरी बार वह तुम्हें पीछे वाले पहाड़ के सूखे कुएं से एक लाश उठाकर लाने को कहेगी। अगर तुम नियम के अनुसार वह शव पीठ पर उठाकर नहीं लाए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चाचा गुस्से और डर में बोले, मैं किसी लाश को नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। दादाजी ने छोटे चाचा की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम सबकी मौत तय है। चाचा गुस्से में बोले, आखिर लाश मुझे ही क्यों उठानी पड़े? दादाजी ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो गांव के नियमों का पालन करना होगा। चाचा कांपते हुए बोले, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, शियाओ चिऊ जी, अफसोस कि तुम्हारा वजन 146 किलो 300 ग्राम नहीं है, इस वजह से ताबूत नहीं भरेगी और हम उस प्रेत को धोखा नहीं दे पाएंगे। ये लाल शोक वस्त्र तुम्हारे किसी काम का नहीं। इतना सुनते ही चाचा की आंखें चमक उठी। वे जल्दी से बोले, पिताजी आप भूल गए क्या? मेरा वजन तो ठीक वही है। दादाजी ने उनकी ओर देखा। चाचा तुरंत बोले, वह कपड़ा मुझे पहनने दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपका अपना बेटा हूँ, मेरे साथ पक्षपात मत कीजिए, ये कपड़ा मुझे ही पहनना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने मेरे शरीर से लाल शोक वस्त्र उतार लिया और खुद पहन लिया। अजीब बात यह थी कि वह कपड़ा उनके शरीर पर बिल्कुल नाप के अनुसार फिट हो गया, मानो उसी के लिए बनाया गया हो। दादाजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने चाचा से पूछा, यह फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया है? चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, हाँ पिताजी, ये मेरा अपना फैसला है। दादाजी बोले, ठीक है, जब प्रेत तीसरी बार दरवाजा खटखटाएगा तब हम सब आंगन में जाएंगे, लेकिन याद रखना, वह चाहे कुछ भी कहे, कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देगा। फिर उन्होंने चाचा की तरफ देखते हुए कहा, और तुम खुद अपनी मर्जी से ताबूत के अंदर लेट जाना, समझ गए? चाचा ने गहरी सांस ली। जी पिताजी, अगर इससे प्रेत धोखा खा गया तो सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, मेरे बेटे की लाश मिल गई है, वह पीछे वाले पहाड़ के सूखे कुएं में पड़ी है, कृपया उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। उसकी बात खत्म होते ही दादाजी ने दरवाजा खोल दिया। मैंने सोचा था कि बूढ़ी औरत सामने खड़ी होगी, लेकिन आंगन में सिर्फ एक खुली हुई ताबूत रखी थी, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। हम सब धीरे धीरे आंगन में पहुंचे। मैंने छोटे चाचा की ओर देखा। उन्होंने बिना कुछ बोले ताबूत के
पास जाकर खुद उसके अंदर लेट गए। मैंने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। दादाजी ने खाली आंगन की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे बेटे की लाश वापस ले आए हैं। इतना कहते ही सामने धुंध के बीच बूढ़ी औरत की आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। वह हैरानी से बोली, क्या मेरे बेटे की लाश मिल गई? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा इसी ताबूत में है। अगर विश्वास नहीं है तो खुद खोल कर देख लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे ताबूत के पास गई और उसका ढक्कन खोल दिया। अंदर छोटे चाचा बिल्कुल निश्चल पड़े थे। उन्होंने लाल शोक वस्त्र पहन रखा था। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। उनकी नजरों में न डर था न कोई भावना। वे किसी निर्जीव पुतले जैसे दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी औरत घबराकर पीछे हट गई। वह बार बार बड़बड़ाने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे बेटे की लाश कभी नहीं मिल सकती। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं की तरह धुंधला होने लगा। कुछ पल तक उसकी आकृति टिमटिमाती रही और फिर वह हमेशा के लिए हवा में गायब हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।